स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब अब कुछ स्टेट में वैकेंसीज हैं और जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं वो दो स्टेट के हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है उत्तराखंड। इसमें इस टाइम यूपी और यूके के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में हैं और मेरे पास यूपी के भी बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं और यूके के भी बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं। हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन तो चलेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइंस। बट इस बीच में देखो, ये मैं आपको पहले सिस्टम बता देता हूँ। ये बस सोचना है कि सर आपने ट्रांसपोर्टेशन रोक के ये चालू कर दिया, बिल्कुल मत सोचना। इस टाइम मेरे लिए प्रायोरिटी ट्रांसपोर्टेशन है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में मुझे समझाना भी है, उससे क्वेश्चंस भी कराने। बट स्टूडेंट्स से दो सब्जेक्ट्स मुझसे बोले जो उनको बहुत ज्यादा जरूरत है जिनकी। एक उन्होंने मुझसे बोला सॉम और एक उन्होंने मुझे बोला इरिगेशन। तो इरिगेशन का हम कुछ इरिगेशन तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं, एक तो टॉपिक बचे हैं। इरिगेशन में ऐसे टाइम नहीं लगेगा। प्लस ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ट्रांसपोर्टेशन के साथ मैं बीच बीच में ये टॉपिक्स लूंगा। मैं इनको रेगुलर लेके नहीं चलूंगा, बट हाँ, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इस टाइम ट्रांसपोर्टेशन है। फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रांसपोर्टेशन है और ये दोनों सेकेंडरी है क्योंकि इसमें तो कुछ ज्यादा बचा नहीं और बचा सॉम। तो हाँ, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन और इरिगेशन की बात करूं तो इन दोनों में मैं आपको क्वेश्चंस करवा चुका हूं और जो बचा हुआ है वो मैं चला कर रखने का है। मतलब क्वेश्चंस हमने कर लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉम ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने आपको अभी तक प्री प्लस मेंस के लिए पढ़ाया था। मतलब थ्योरी पढ़ाई थी, न्यूमेरिकल्स कराए थे, थ्योरी पढ़ाई हुई जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, प्लस आपको मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चन भी करा के रखे। बट जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस करे, हमने इरिगेशन में बहुत सारे क्वेश्चन करे, तो जब मैंने आपको प्री प्लस मेंस पढ़ाया था, इसमें भी कम लेक्चर्स नहीं, बहुत लेक्चर्स हैं। 70-80 लेक्चर्स होंगे सॉम में भी। 70-80 लेक्चर्स 100, क्योंकि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मेरा होगा नहीं इसमें 70, कोई भी मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे मैंने 80 लेक्चर से कम पढ़ाया होगा। सब में मैं इतने पढ़ाऊंगा क्योंकि पढ़ाने में टाइम लगता है। तो मैंने इसमें 80 लेक्चर से पढ़ा, तो भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्या आप किसी भी एग्जाम में 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आ जाओगे। अगर आप बोलोगे क्या सर आप एग्जाम में सारे कन्वेंशनल क्वेश्चन करके आ जाएंगे, मैं बोलूंगा हाँ तुम करके आ जाओगे क्योंकि जो कराए हुए वैसे आएंगे। प्लस जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई हुई है उससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बन जाएंगे। बट क्या सब चलो ठीक है, कन्वेंशनल जो आपने पढ़ाया उससे हमारे कन्वेंशनल क्वेश्चन बन जाएंगे, तो क्या सर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% बनेंगे। बट यार कुछ क्वेश्चंस होते हैं टेढ़े और इसलिए मैंने इन सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कराए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे हाईवे हो, दोनों मैंने टच करके रखा हुआ है। सॉरी, जो हाँ आपका ट्रांसपोर्टेशन प्लस आपका इरिगेशन। इरिगेशन तो हमारा बिल्कुल लास्ट में, 1-2 यूनिट करते हैं आपका इरिगेशन कंप्लीट, उसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट। बट सोम ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने आपको अभी तक क्वेश्चंस नहीं कराए हैं और सोम का बच्चा ये बोल रहा है कि सर आपने अच्छा पढ़ाया बट हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है। तो मैं आज से सोम के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सब पढ़ के रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, हमने पूरा सब कुछ पढ़ा हुआ है, मेंस भी पढ़ा हुआ है। बट अब मैं आपको अलग लेक्चर लेके चल रहा हूं ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। कुछ बच्चों का डाउट ये रहेगा कि अगर सर हम आपका प्री प्लस मेंस वाला ना पढ़े, सर अगर हम आपका प्री प्लस मेंस वाला ना पढ़े और डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ले तो हाँ बिल्कुल काम चलेगा क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन के साथ उसके कॉन्सेप्ट भी देकर चलता हूँ। मैंने आपको सॉम बहुत अच्छी तरीके से, इवन जो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट था वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, जब लोग मुझे जानना पहचानने लगे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने सोम ही स्टार्ट करा था। बट सोम के क्वेश्चंस आज की तारीख में भी बच रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी है, आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बट कभी भी उससे बनेंगे आपके 85% बन जाएंगे, 90% बन जाएंगे, बट 100% नहीं बन पाएंगे क्योंकि कुछ 10% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इतने टिपिकल होते हैं कि जब तक मैं आपको प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा वो क्वेश्चंस आपको समझ में ही नहीं आएंगे। तो आज से मैं सोम के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। सोम मेरी सेकंड प्रेफरेंस रहेगा, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इस टाइम ट्रांसपोर्टेशन ही है। सोम मेरी सेकंड प्रेफरेंस रहेगी और थर्ड मेरा एजुकेशन रहेगा। ठीक है, चालू करो। तो हाँ, सारे एग्जाम्स में काम आएंगे। इंडिया के जितने भी जेई हैं, जेई के एग्जाम्स में, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स हैं, प्लस आईईएस में भी काम आएगा। मैं आईईएस की गारंटी 100% नहीं लेता, 80 to 90% लेता हूँ, 80% to 90%। और अगर आप गेट के लिए बोलोगे तो गेट की मेरी रेंज है 60% से 80%। क्योंकि जिस दिन मैं आपको आईईएस और गेट के लिए पढ़ाऊंगा
उस दिन 100% में लिखूंगा कि हो जाएंगे। आप बोलोगे सर जेईई में 100%, जो ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ जेईई में 100% काम आएंगे, आईईएस में 80 to 90% काम आएंगे, और गेट में 60 से 80%, क्योंकि गेट के मुझे और एडिशन पढ़ाना पड़ेगा और आईईएस के मुझे और एडिशन पढ़ाना पड़ेगा, जो कि मैं जेईई और एई के स्टूडेंट के साथ मर्ज नहीं कर सकता, वरना फिर जेईई क्वेश्चंस को पढ़ने के बहुत कुछ होगा। हमने हमारे सारे सब्जेक्ट ऐसे पढ़े हुए हैं, लाइक कोई सा भी ऐसा बोलूं, कोई सर्वे है, सॉइल है, मैंने आपको सब कुछ ऐसा पढ़ा के रखा हुआ है कि आईईएस में 80 to 90% प्लस गेट में 60 से 80% कराओगे, बट उस लेक्चर्स को मैं और अपडेट करूंगा तो वो 100% गेट और आईईएस हो जाएंगे, बट अभी उसमें समय है क्योंकि मेरा मेन टारगेट जेईई और एई के बच्चों को पढ़ाना है। जब ये जेईई और एई का 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इन दूसरे टॉपिक्स पर आऊंगा। ठीक है, चालू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसलिए दिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि सर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाते पढ़ाते आप हाईवे में क्यों आगे, कितने मिनट मैंने वेस्ट कर दिए, 6 मिनट मैंने वेस्ट कर दिए। ठीक है, बट थोड़ा बताना जरूरी था। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट कौन सी है? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, इसमें हम मटेरियल की सारी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ऐसे मटेरियल जो मेरे स्ट्रक्चर्स में काम आएंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं रबड़, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं क्ले, मिट्टी, सॉइल। तो मेरे स्ट्रक्चर्स के अगर हम फोर्सेस की बात करें, देखो अगर सॉइल की बात करते हैं तो वो तो सॉइल मैकेनिक्स में डिस्कस हो गया है। जनरली मैं मेंबर्स की बात करूंगा। मुझे ऐसे मटेरियल बताने आपको जो स्ट्रक्चरल मेंबर में काम आते हैं, लाइक बीम में काम आते हैं, कॉलम्स में काम आते हैं, ठीक है, राफ्टर में काम आते हैं, पर्लिन में काम आते हैं। वो आपने देखा होगा, राफ्टर पर्लिन में आपको बता चुका हूं, अभी धीरे धीरे सब चलते। तो मुझे ऐसे मेंबर्स, मटेरियल तो दुनिया भर के हैं, बट मैं आपसे ऐसे मटेरियल यूज करूंगा जो मेरे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में काम में आते हैं। लाइक सबसे फेमस कौन सा है? ऑब्वियसली स्टील। स्टील का कॉलम भी होता है, स्टील का सब कुछ है। रही बात कंक्रीट की, जो कि मैं आपको आरसीसी में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की मटेरियल को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे कॉमन आपका स्टील है। ध्यान से देखा क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आपको बता रहा हूं जितनी भी आपने महारत हासिल करी हुई हो थ्योरी पढ़ने में, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी आपने महारत हासिल करी है थ्योरी पढ़ने में, चाहे आपने आईईएस की कोचिंग्स के सारे नोट्स पढ़ रखी हो, चाहे आपने सारी किताबें चाट के रखी हुई हो, पूरी किताबें आपने रट ली, तो भी मैं गारंटेड बोलता हूं आप 100% क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। 100% क्वेश्चन एग्जाम में आप तभी बना सकते हो जब आपने सब कुछ पढ़ा हुआ हो, आपने कोर्स की बुक्स पढ़ ली हो जो आपने बीटेक डिप्लोमा में पढ़ी थी, आपने आईईएस जैसी कोचिंग्स, आईईएस की कोचिंग्स के नोट्स बहुत अच्छे हैं अगर हम बात करते हैं, वो आपने पढ़ लिया हो। इंडिया में जितनी भी फेमस आईईएस की कोचिंग्स है वो सारी अच्छी है, उनका मटेरियल बहुत अच्छा है। सारी कोचिंग्स का मटेरियल मुझे अच्छा लगता है। 3 बेसिकली बड़ी बड़ी कोचिंग्स है आईईएस की, उनका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। कन्वेंशनल बुक्स पढ़ोगे, आईईएस की बुक्स पढ़ोगे, उसके बाद भी आपको क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि प्रैक्टिस मांगता है। अगर उन क्वेश्चंस को आपने पहली बार एग्जाम्स में देख लिया तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बहुत इजी है। अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। आपने सॉन्ग के यूनिट नंबर 1 में जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे, जिसमें क्वेश्चन में लिखा होता है कौन सा मटेरियल होमोजीनियस है, कौन सा मटेरियल आइसोट्रोपिक है, और इनके साथ लिखा हुआ था प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बात है प्रॉपर्टीज होती कौन सी है? मैकेनिकल एंड थर्मल। मैकेनिकल एंड थर्मल, ये जितने भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हो ना, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, ये सब आपसे मैकेनिकल या थर्मल के बारे में पूछा था। मैकेनिकल क्या है? डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, ठीक है, हार्डनेस, टफनेस। थर्मल आपका, थर्मल पता है टेंपरेचर से अफेक्ट जो होती है। तो रिगार्डिंग शंख बज रहा है, कितना बढ़िया शंख बज रहा है, एनर्जी आती है शंख सुनने से। तो मेरी तो नींद मतलब हो नहीं पा रही है हफ्ते पूरी, बट शंख बज के एनर्जी आती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जनरली आपसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? मैकेनिकल, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, टफनेस, हार्डनेस, और दूसरा आपका थर्मल प्रॉपर्टीज, टेंपरेचर से क्या इफेक्ट होता है। टेंपरेचर बढ़ा तो कितना एलोंगेशन होगा, टेंपरेचर घटा तो कितना कंप्रेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, इन बारे में बात डिस्कस करता है। अगर सॉन्ग की यूनिट नंबर 1 में आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है, इसने 4 ऑप्शन लिखे। इससे होता है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी सारी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज होती है। कौन सी? मैकेनिकल एंड थर्मल। कौन सी होती है? सबसे पहले अगर मैं आपसे ये 4 इन्होंने लिखा हुआ है, होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक, इलास्टिक एंड
ऑर्थोट्रॉपिक। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं होमोजीनियस होता क्या है? जिसकी कंपोजिशन सेम होती है। होमोजीनियस का मतलब क्या है? जिसकी कंपोजिशन सेम होती है। या जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये आप देख सकते हो, ये इसका ब्लैक वाला पोर्शन जो इसका टॉप था, जो इसका हेड था, ये देख सकते हो आप। इसको मैं किसी भी जगह से तोड़ लूंगा ना, मुझे प्लास्टिक ही मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है अंदर कुछ भी मेटल का नहीं है। तो होमोजीनियस की बात करते हैं तो दैट मींस उसकी कंपोजिशन सेम होनी चाहिए, मतलब वो एक ही मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए। तो होमोजीनियस की अगर हम बात करें तो हम ओनली कंपोजिशन की बात डिस्कस करते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं कंपोजिशन की। ठीक है, दूसरा आइसोट्रोपिक। अगर आइसोट्रोपिक की हम बात करें, आइसोट्रोपिक ध्यान से देखना, तो आइसोट्रोपिक का मतलब क्या? इसकी ऑल डायरेक्शन में सेम, इसकी ऑल डायरेक्शन में लाइक एक्स वाई जेड, या फिर कोई भी इनके बीच की, भाई कोई भी 3 डायरेक्शन होती है। 3D में कितनी डायरेक्शन होती है? कोई भी एक मेंबर है 3D है, उसमें कितनी डायरेक्शन है? 3 डायरेक्शन है, एक्स वाई जेड, या एक्स वाई के बीच में होगी, या वाई जेड के बीच में होगी, या जेड एक्स के बीच में होगी। इसी किसी भी डायरेक्शन में ऑल डायरेक्शन हैविंग सेम मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। आइसोट्रोपिक मटेरियल हम किसको बोलते हैं? जिसकी सब डायरेक्शन में सिर्फ आपकी प्रॉपर्टीज है। कौन सी प्रॉपर्टीज है? मैकेनिकल एंड आपकी थर्मल। ठीक है, ये तो आपका आइसोट्रोपिक हो गया। अब एग्जांपल की बात करें, सिरेमिक्स है। सिरेमिक होता है, आपने देखा होगा वो जो प्लेट्स आती है सिरेमिक की, हम जब कभी शादी में जाते हैं, तो शादी में क्या, हम किसी अच्छे होटल में जाते हैं, तो वहां पर जो प्लेट्स मिलती है वो प्लास्टिक की नहीं होती, वो सिरेमिक की होती है। सिरेमिक क्या होता है? गिरते टूट जाता है। सिरेमिक का होता है, कब ब्रिटल होता है। तो कितने भी अगर मैं आइसोट्रोपिक की बात करूं कि कौन कौन से मटेरियल आइसोट्रोपिक होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। प्लास्टिक भी है, सिरेमिक भी है, मेटल है, अलॉय है, बहुत सारे मटेरियल आइसोट्रोपिक होते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मटेरियल हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी? मैकेनिकल, थर्मल। आइसोट्रोपिक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी सारी डायरेक्शन में सेम मैकेनिकल, दैट मींस सेम डायरेक्शन में सेम मैलिएबिलिटी, सारी की सारी इलास्टिसिटी, सब कुछ हर डायरेक्शन में सेम होगी। ध्यान से देखो। अब इन्होंने थर्ड ऑप्शन इलास्टिक लिखा है। इलास्टिक तो ऑप्शन काट दो, इलास्टिक किसी काम का नहीं है। आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक, एंड आइसोट्रोपिक, लास्ट में ऑर्थोट्रोपिक। इलास्टिक जरूरी नहीं है कि इलास्टिक मेंबर है तो उसकी हर डायरेक्शन में सेम होगी, जरूरी नहीं है। बट ये क्वेश्चंस में जनरली जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल आपको मिलता है वो कौन कौन सा मिलता है? आइसोट्रोपिक मिलता है, एनाइसोट्रोपिक मिलता है और ऑर्थोट्रोपिक मिलता है। इन चारों से क्वेश्चन बनता है, होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक एंड ऑर्थोट्रोपिक। इलास्टिक के दोनों ऑप्शन में कलर ढूंढ कर रखा है। एनाइसोट्रोपिक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी सारी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस हैव डिफरेंट, ऑल डायरेक्शंस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन सी है वो आपको अच्छी तरीके से पता है। अगर हम आइसोट्रोपिक की बात करें तो हर एक डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? मैकेनिकल एंड थर्मल। अब अगर हम बात करते हैं एनाइसोट्रोपिक की, इसकी सारी डायरेक्शंस में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। अगर सेम लोड भी आपने लगाया तो, अगर आपने सेम लोड भी लगाया, अगर आपने सेम लोड भी लगाया तो इसकी हर एक डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज आएंगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है? वुड। सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है? वुड। ये पूछा भी आता है, वुड क्या है? वुड क्या है? वुड भाई साहब आपका एनाइसोट्रोपिक मटेरियल है जिसकी हर एक डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है उसके फाइबर्स के अरेंजमेंट की वजह से। अब अगर हम लास्ट पढ़े ऑर्थोट्रोपिक, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऑर्थोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक का ही हिस्सा है, इसमें से निकला हुआ है। क्वेश्चंस इन चारों में से बनता है कि व्हाट इज होमोजेनियस, व्हाट इज आइसोट्रोपिक, जिसकी सारी डायरेक्शन में सेम है वो आइसोट्रोपिक हो गया। एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, प्लास्टिक्स है, ग्लास है, बहुत सारे होते हैं, आइसोट्रोपिक मेटल है, ये सब। इसके भी एग्जांपल बना दो, लिख लो, लिखाने की जरूरत तो नहीं है, मैंने पढ़ाते वक्त आपको सब पता है। एनाइसोट्रोपिक जिसकी सारी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज आपकी अलग अलग है, और सबसे अच्छा एग्जांपल एनाइसोट्रोपिक है क्या आपका? वुड। ठीक है। ऑर्थोट्रोपिक की अगर बात करें, इसकी x, y और z इन तीनों डायरेक्शन को छोड़ दो। अब रिमेनिंग, अब और भी तो डायरेक्शन होती है लाइक x y के बीच में, y z के बीच में, है ना? इसके तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस छोड़ दो। ऑर्थोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक में से निकला हुआ है। अगर हम ऑर्थोट्रोपिक की बात करते हैं तो इसके तीन डायरेक्शन छोड़ दो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन छोड़ दो, x y z। इसके अलावा सारी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज होती है बट इन तीनों पे अलग अलग होती है।
कंफ्यूजन वाला है। इसकी तो देखो, अगर हम एनासेटर करेंगे तो जितनी भी डायरेक्शंस पॉसिबल है एक पॉइंट से जितनी भी डायरेक्शंस पॉसिबल है सब में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। बट ऑर्थोट्रॉपिक क्या होता है कि इसके 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट मींस प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस अदर देन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रोल्ड स्टील। रोल्ड स्टील, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा आपका। कोल्ड रोल्ड स्टील, मैंने आपको रोल्ड सेक्शन बताया है सीरीज स्ट्रक्चर्स में, सीरीज स्ट्रक्चर्स पढ़ा चुका हूं मैं आपको, पर आपको अच्छी तरह से पता होता है कि रोल्ड क्या होता है। ठीक है, अब मैं अगर इन चीजों को पता लग गया तो फिर ये सॉल्व तो कभी होगी नहीं। तो इन चारों से क्वेश्चंस बनता है, आपको ध्यान से देखना है। होमोजेनियस क्या है, आइसोट्रोपिक क्या है। आइसोट्रोपिक सारे डायरेक्शंस में सेम है, एनाइसोट्रोपिक सारे डायरेक्शन में डिफरेंट है, और ऑर्थोट्रोपिक सब में सेम है एक्सेप्ट 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हुआ? A material has identical properties in all directions। किस मटेरियल की प्रॉपर्टीज सेम है ऑल डायरेक्शंस में? आइसोट्रोपिक। ठीक है। The term nominal stress is in stress strain curve for miles। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे स्ट्रेस के बारे में बात करूं, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? 80 लेक्चर्स पढ़ा चुका हूं 100 में। स्ट्रेस का मतलब तो आपको पता होगा ही होगा, स्ट्रेस किसको बोलते हैं, इतना तो आपको पता होगा ही होगा। स्ट्रेस इज इक्वल्स, पहले बात तो रेजिस्टेंस डेवलप होता है। अगर हम बात करें व्हाट इज स्ट्रेस, रेजिस्टेंस डेवलप बाय द बॉडी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट। जब किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो बॉडी अपने अंदर स्ट्रेस जनरेट करता है, और इसका फॉर्मूला जनरली है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। अब आप क्या करते हो, आप एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते कुछ इस तरीके से, आप कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना होता है ना, स्ट्रेन स्ट्रेस, अब ये जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना होता है इसमें आपका एरिया, देखो कभी भी ये होता कैसे, एक मशीन होती है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, एक मशीन होती है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जिसमें हम स्टील का सैंपल फिक्स करते हैं, एक स्टील का सैंपल फिक्स करते हैं। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम एक स्टील का सैंपल फिक्स करते हैं, उस पर टेंसाइल लोड लगाते हैं। तो ये जो ग्राफ देखते हो ना, इसमें ये एरिया हमेशा कांस्टेंट होता है। मेरी बात ध्यान से देखना, जब भी हम किसी चीज को खींचेंगे तो वो एलोंगेट होगा, प्लस उसका क्रॉस सेक्शन पतला हो जाएगा। अगर आज मैं इस पेन को खींचूंगा, अगर आज मैं इस पेन को खींचता हूं, अगर मैंने इस पेन को, यार मेरे को नींद आ रही है बहुत ज्यादा, मैं सोया नहीं, मेरे साथ पूरा नींद नहीं आई पूरी, मेरी आईज भी आपको देना कुछ दिनों बाद पकौड़े से स्वेलिंग दिखनी चालू हो जाएगी आपको। अगर हम इस पेन को खींचें तो ये पेन लंबा होता जाएगा प्लस पतला होता जाएगा, क्रॉस सेक्शन जो इसका जो एरिया वाला पोर्शन है वो पतला होता जाएगा। ठीक, बट आप इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखो ना, इसमें एरिया कांस्टेंट होता है। कौन सा? इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया, इसमें हमेशा एरिया इनिशियल होता है। बट अगर हम जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाते हैं, उस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में क्या होता है, रेट ऑफ लोडिंग, मतलब फोर्स बढ़ाया जाता है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा हर एक फोर्स पर एरिया चेंज होता जाएगा। और ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है इसमें हम एरिया को लेते हैं जो इनिशियल एरिया होता है, लाइक कोई भी ये जो इसका इनिशियल एरिया, हम इस एरिया को लेते हैं। ध्यान से देखना, ये जो स्ट्रेस डेवलप होता है इसको बोलते हैं हम, ये जब एरिया आपका कांस्टेंट एरिया, मतलब हर बार जब लोड बढ़ रहा है तो एरिया चेंज होगा, बट आपने एरिया शुरुआत वाला लिया हुआ है, तो हम इसको बोलते हैं नॉमिनल स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस। नॉमिनल स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ताकत नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ठीक है, नॉमिनल स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और जहां पर जब, अब देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अब आप ध्यान से देखना, अब जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा एरिया कम होता जाएगा, और एरिया अगर कम होता जाएगा तो स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। यहां पर जो एरिया होता है वो जो हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपने कुछ इस तरीके से देखा होता है, इसमें कहीं हमेशा सेम एरिया लिया हुआ होता है। बट अगर हम बात करते हैं कि हर बार हमने एरिया चेंज कर लिया तो उसको हम बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस में क्या है, जो फोर्स लगा है वो लिया, और हर बार जो एरिया चेंज हुआ उस एरिया को चेंज एरिया लिया, हर बार एरिया चेंज होगा यहाँ पे। तो एरिया चेंज होगा तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा एरिया कम होता जाएगा। दैट मींस कि नीचे वाली वैल्यू डिक्रीज होती आ रही है, ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज होती आ रही है, तो फाइनली ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा एलोंगेशन होगा और एरिया क्रॉस सेक्शन आपका रिड्यूस होता जाएगा, तो एरिया कम होता जाएगा तो
फोर्स भी बढ़ रहा है, मतलब नीचे वाली वैल्यू घट रही है, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो दैट मींस अगर मैं आपसे बात करूं कि जो आप फिगर वाला देखते हो, ये फिगर आपका होता है किसका, इंजीनियरिंग स्ट्रेस का। ये वाला फिगर इंजीनियरिंग स्ट्रेस का होता है। अब अगर हम ट्रू स्ट्रेस की बात करें तो ट्रू स्ट्रेस में हमेशा ये वैल्यू बड़ी भी दिखती है। क्यों? देखो दो ग्राफ है, ये जो फर्स्ट वाला कर्व है ये है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और ये क्या है, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब आप ध्यान से देखना इधर क्या लिखा है इसमें, द टर्म नॉमिनल स्ट्रेस। ये देखो नॉमिनल स्ट्रेस कौन सा है, जिसमें एरिया हम पहले इनिशियल वाला लेते हैं, जिसमें एरिया हम हमेशा इनिशियल वाला लेते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल या इंजीनियरिंग स्ट्रेस। यार सॉरी यार, इतनी माफी मांगूंगा यार, ताकत बिल्कुल कम सी होगी यार। एक्चुअली 2-4 दिन तो चल रहा था सोने के बिना, अब छठे सातवें दिन तो हालत खराब हो जाती है। मैं तो 2-2 घंटे नहीं सो पा रहा हूँ, जिंदगी ऐसी बिजी चल रही है, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्ट्रेन की या स्ट्रेस की, तो आप ये वाला जो कर्व देखते हो ना, ये वाला कर्व नीचे वाला, ये तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। इसमें जो देखो द टर्म नॉमिनल स्ट्रेस इन स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व फॉर माइलोसिन इंप्लाइज, इस ऊपर वाले में तो एग्जैक्ट स्ट्रेस की वैल्यू आती है, क्योंकि आप हर बार एरिया चेंज कर दो, पर नीचे वाले में आपने एरिया इनिशियल लिया है, तो नीचे वाले कर्व से हमेशा जो स्ट्रेस की वैल्यू आती है वो आती है एवरेज। ये एवरेज है ना, क्योंकि इसमें एरिया चेंज ही नहीं हो रहा आपका, तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आती है आपकी एवरेज। ठीक है, तो दैट मींस जो नॉमिनल स्ट्रेस होता है वो कौन सा होता है आपका, एवरेज स्ट्रेस। और जो ट्रू स्ट्रेस होता है, ये जो ट्रू स्ट्रेस है ये आपका क्या है, एक्चुअल स्ट्रेस। जो आप ये नीचे वाले कर्व देखते हो इसमें जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो एवरेज स्ट्रेस की होती है, एक्चुअल की नहीं होती है। और अगर आप ऊपर वाले कर्व देखोगे तो इसमें स्ट्रेस कौन सा होता है, एक्चुअल स्ट्रेस, बट इसमें नॉमिनल पूछा, नॉमिनल का मतलब आपका एवरेज होता है, तो आंसर क्या बन जाएगा ए। आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, कितने भी थ्योरी पढ़ लो, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो मुझे आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। For metallic minerals, creep becomes an important consideration at, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। For metallic minerals, creep becomes an important consideration at, देखो creep क्या होता है, जब लोड कांस्टेंट होता है। What is creep? लोड आपका कांस्टेंट है, लाइक मान लो 10 किलोमीटर था तो 10 किलोमीटर ही रहेगा, पर टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है, पर टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है, तो फिर मेंबर के अंदर आपका क्या आ जाता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे जो मटेरियल्स की पैकिंग होती है, जो मटेरियल्स का बॉन्ड होता है अपने अंदर, जो वो एक दूसरे को पैक करके रखते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से उनका मूवमेंट ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से उनका मूवमेंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्रीप की, क्रीप एक ऐसा मतलब फेनोमेना है जिसमें आपका लोड तो कांस्टेंट होता है, बट टेम्परेचर की वजह से मेंबर के अंदर डिफॉर्मेशन आ जाता है। फॉर मेटेलिक मिनरल्स क्रीप बिकम्स एन इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन एट। अब क्या होता है, थोड़ा सा कम टेम्परेचर बढ़ा, मान लो एक मेंबर है, जैसे आज मैं इस रूम के अंदर हूं, तो इस रूम में क्या होगा, अभी अगर मैं आज के टेम्परेचर की बात करूं तो कितना, 40 डिग्री होगा, आज का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री होगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं मेटेलिक मिनरल्स, अगर हम अपनी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, स्टील आपने देखा होगा, स्टील का पहली बात तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, जिस पर ये पिघलना चालू हो जाए। अगर मैं बोलूं आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिसमें आपका स्टील पिघलना चालू हो जाता है, मतलब कोई भी मेंबर किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट है वो पिघलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं स्टील के टेम्परेचर की आपसे बात करूं तो स्टील का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1371 डिग्री सेल्सियस। स्टील का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1371 डिग्री और 1371 डिग्री सेल्सियस स्टील का मेल्टिंग पॉइंट ये है। अब इस मेल्टिंग पॉइंट का जस्ट आधा कर दो, अगर इस मेल्टिंग पॉइंट का कैलकुलेटर का है, इसमें रुको, अब आप जस्ट इसका आधा कर दो, इसका आधा कितना है, 1371 का 1371 डिवाइडेड बाय 2, 685 685.5 डिग्री सेल्सियस। आपने अगर स्टील का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, अगर हम अपने स्टील के मेटेलिक मिनरल्स बिकम्स, अगर हम अपने स्टील की बात करें तो स्टील का मेल्टिंग पॉइंट कितना 1371 डिग्री सेल्सियस। अब स्टील का इसको आधा कर दो, ये जो आपने आधा करा ना 685.5, इसको हम बोलते हैं होमोलोगस टेम्परेचर, होमोलोगस टेम्परेचर।
अब ये होमोलोगस टेम्परेचर क्या है? अगर मटेरियल अपने होमोलोगस दैट मीन मेल्टिंग पॉइंट का जस्ट हाफ। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपने स्टील कितनी भी बुक्स पढ़ी हुई हो, ये क्वेश्चन आप कर ही सकते हो, और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस के मुझे क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। मैं आपको पूरी 100 पढ़ा चुका हूं 80 घंटे में, 80 लेक्चर्स में। कुछ लेक्चर्स तो 1.5 घंटे के भी हैं। पहले तो मैं 1.5 घंटे 2 घंटे के लेक्चर लेता था, उस टाइम फ्री था, तो जिंदगी ऐसी हो रही है कि हालत ही खराब है। ठीक है, अगर हम होमोलोगस टेम्परेचर की बात करें तो होमोलोगस टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि अगर मेंबर उस होमोलोगस टेम्परेचर पे बढ़ गया तो रेट ऑफ क्रीप इंक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ क्रीप मतलब डिफॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा। पहले जितना बढ़ रहा था अब और भी उससे ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब फॉर मेटेलिक मिनरल्स क्रीप बिकम्स एन इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन। कितने टेम्परेचर पर क्रीप इंपॉर्टेंट हो जाता है? होमोलोगस टेम्परेचर पर। क्योंकि जैसे ही आप होमोलोगस टेम्परेचर पर पहुंचोगे, जैसे ही आप होमोलोगस टेम्परेचर पर पहुंचोगे, आपका क्रीप का रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्रीप का रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। और स्टील का जो हमारा होमोलोगस टेम्परेचर 685.5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इन दोनों ऑप्शन में नहीं देके रखा हुआ। तो जैसे ही क्रीप अपने जैसे ही मेंबर अपने होमोलोगस जो कि मेल्टिंग पॉइंट का जस्ट हाफ होता है, उसका क्रीप का रेट ऑफ स्ट्रेन और बढ़ जाता है। जितना एक्सप्रेशन मैं आपको दे रहा हूं वो किसी भी किताब में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। सारी किताबें मेरे पास, भरोसा रखो मुझ पे, सारी किताबों को मैंने देखा हुआ है। ऐसे डिटेल क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, ऐसा कहीं पर भी देकर नहीं रखा हुआ है, तो आपको इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। अब व्हाट इज क्रीप किस टेम्परेचर में इंपॉर्टेंट हो जाता है? होमोलोगस का, व्हिच इज हाफ ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। और ये एक इंपॉर्टेंट है, देखो हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट स्केल। जो मेल्टिंग पॉइंट का हाफ टेम्परेचर है वो ही आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन का आंसर है 3। क्रीप इंपॉर्टेंट कब बन जाता है? जब मेंबर अपने होमोलोगस टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रबर बैंड इज एलोंगेटेड टू इट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चा 100% को गलत करके आएगा। अगर बच्चे ने हड़बड़ी कर दी, जैसे मैं कोटा से था, मतलब हूं अभी भी, था क्या अभी भी हूं, तो मैं आरआरबी अहमदाबाद सीनियर सेक्शन का एग्जाम देने के लिए मैं अहमदाबाद गया था। मूड नहीं था देने जाने का, पता नहीं था कि वहां पर 19 सीट्स थी और 19 सीट्स में सेलेक्ट हुआ था मैं। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि हो जाएगा सिलेक्शन, तो मैंने आरआरबी अहमदाबाद 19 सीट्स में निकाला हुआ है। पीवे में, पीवे आप जानते होंगे क्या होता है। ठीक है, तो वर्क्स मिलता तो शायद नहीं छोड़ता, पीवे था इसलिए छोड़ दिया। ठीक है, अगर मैं आपसे बात डिस्कस करूं तो जब मैं गया था ना वहां पर, पता कैसे गया था? विदाउट टिकट गया था मैं, और जिस ट्रेन में मैं चढ़ा था वहां पर पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था। ऐसी ट्रेन थी, तो थके आ रहे गए थे एग्जाम देने। तो मान लो थके आ रहे जाओगे कई बार भी एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने, और आपने एक वर्ड मिस कर दिया। आपने बस सिंपल सा ये एक वर्ड मिस कर दिया। A rubber band is elongated to double its initial length। मान लो रबर बैंड था जिसकी लेंथ L थी, और लोड बढ़ने का रबर जब खींचा तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 2L। लिखा है ना, A rubber band is elongated to double its length। इनिशियल लेंथ L थी, तो एलोंगेशन कितना होगा? 2L एलोंगेशन होगा उसके अंदर। A rubber band is elongated to double, एलोंगेशन कितना हो गया आपके? 2L होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं तो फाइनली इसमें लिखा हुआ है आपको ट्रू स्ट्रेन फाइंड करना है। अभी मैंने आपको ट्रू स्ट्रेस बताया, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन। ठीक है, जो आपका इंजीनियरिंग कर्व होता है फॉर माइल्ड स्टील, जो आपका इंजीनियरिंग कर्व है फॉर माइल्ड स्टील, वो इंजीनियरिंग कर्व होता है, उसमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकलता है। यहाँ पर ट्रू स्ट्रेन की बात हो रही है, और जो ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, उसमें ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपने ट्रू वर्ड ध्यान नहीं दिया तो आप सिंपल सा फंडा लगा क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कितना होगा? 2L/L। सर स्ट्रेन आ गया आपका 2, बट यहां पर इसने आपसे इंजीनियरिंग स्ट्रेन या नॉमिनल स्ट्रेन नहीं पूछा, इसने आपसे ट्रू स्ट्रेन पूछा, जिसका फॉर्मूला होता है ln del L/L। अब log और ln में आप डिफरेंस जानते होंगे। log का बेस 10 होता है, ln का बेस e होता है। आपके कैलकुलेटर में ln देखा रखा हुआ होगा। ठीक है, कैलकुलेटर में आपका ln देके रखा हुआ है ना? तो हम चेंज इन लेंथ कितना? 2L, दैट मींस ln del L कितना है? 2L, ओरिजिनल लेंथ क्या थी? L, L से L कट गया। ln कैलकुलेटर में log मत लगाना, ln लगाना। ठीक है, log नहीं लगाना है। आप देखो मैं आपको दिख रहा हूं, नहीं यार दिखेगा नहीं, मैंने फिक्स कर रखा है, ये जूम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ln की, तो ln आप अपने कैलकुलेटर में log किस साइड में होता है? राइट में। ठीक है, ln 2 which is equals to 0.693।
0.693, तो आप आंसर देख सकते हो 0.693 लिख लो, ये क्योंकि आपके पास ये लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आप नहीं कर पाओगे, आपने कितनी भी चीज अगर ढंग से पढ़ ली होगी। व्हाट इज प्रिज्मेटिक बीम? ऐसी बीम जिसका पूरा क्रॉस सेक्शन सेम होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज प्रिज्मेटिक बीम, तो ऐसी बीम जिसमें सब कुछ सेम है, लाइक जो उसका क्रॉस सेक्शन है। व्हाट इज प्रिज्मेटिक बीम? प्रिज्मेटिक बीम हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया हमेशा सेम होता है। दैट मींस अगर मैं पूछूं क्या ये प्रिज्मेटिक है, नहीं, इसका आगे से एरिया पतला है, पीछे से एरिया मोटा है, मतलब क्रॉस सेक्शन आगे से कम है, पीछे से क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। और प्रिज्मेटिक बीम ये नहीं है मेरे हाथ में जो है। और प्रिज्मेटिक बीम क्या होता है? जिसका पूरा क्रॉस सेक्शन मतलब थ्रू आउट द लेंथ ये, जैसे ये लेंथ है, अगर मैं इस जगह ले लूंगा इस लेंथ पे तो भी एरिया सेम है, यहां पर भी देखा तो एरिया सेम है, यहां पर भी देखा तो थ्रू आउट द लेंथ उसका एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शन जो होता है वो सेम होता है, उसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक बीम। यार ताकत मेरी बिल्कुल भी नहीं है, आपको ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाए। मैं पढ़ा भी हूँ, मुझे लगता है यार मैं आज थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ। मुझे पता है 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं, बट ठीक है शुरुआत करिए, बट आज मेरी हालत थोड़ी खराब है। तो मैं आपको कल मिलूंगा, ठीक है, अच्छे से मिलूंगा कल, मैं आपको ज़्यादा लेक्चर देता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।